कुकीज की हालचाल कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट स्पोर्ट्स कॉमर्स, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ नया करने वाले हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई द्वारा रिलीज किया गया बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर, वो भी इस ईयर का। तो अगर आप चाहते थे कि मैं सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में डाउट्स थे कि कैसे करेंगे, इसका आंसर नहीं बनता था, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इस सैंपल पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं, वो भी पूरे लॉजिक्स के साथ। मतलब आंसर क्या है वो तो आपको सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में भी दिख ही जाएगा ना यार, लेकिन आंसर क्यों आया है, इसके पीछे का लॉजिक क्यों है, ठीक है, इस चीज को मैं बताने वाली हूं। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगन आवर सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर को शुरू करने से पहले ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं, जो आपको आपके एग्जामिनेशन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टाइम आपको दिया जाता है 3 घंटे, यानी यहाँ पर आपको टाइम मैनेज करना है। 3 घंटे सफिशिएंट होते हैं बेटा, अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाते हो, ठीक है। अगर आप टाइम मैनेज कर पाते हो तो आपके लिए 3 घंटे काफ़ी हैं। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो, अगर आप सैंपल पेपर वगैरह मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं करके देखते हो, तो आपको दिक्कत जाएगी एग्जामिनेशन में, आपका पेपर छूट भी सकता है, ठीक है। फिर आपका पेपर 80 में से 80 आउट ऑफ 80 नंबर का होता है, आपको 80 आउट ऑफ 80 लेके ही आने हैं, उससे कम नहीं लेके आने, पूरी मेहनत करनी है और 80 आउट ऑफ 80 लेके आने हैं, ठीक है। तो बाकी इंस्ट्रक्शंस क्या है कि 34 क्वेश्चन होने वाले हैं टोटल, ठीक है। जो मार्क्स होंगे क्वेश्चन के आगे ही आपको दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। जो आंसर्स होने चाहिए वो आपकी ब्रीफ होने चाहिए, टू द पॉइंट आंसर्स होने चाहिए। सीबीएसई वाले आपसे नहीं बोल रहे हैं कि खूब 4-4 5-5 पेज भरो, सीबीएसई वाले आपसे ये बेटा बात नहीं बोल रहे हैं। दे आर सेइंग यू राइट द आंसर टू द पॉइंट, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि जो 3 मार्क के जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आपको 50 से 75 वर्ड्स में लिखने हैं। पता चल रहा है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनमें आप 2-2 3-3 पेज भर रहे हो, ऐसा मत करना। टू द पॉइंट लिख के आओ, जितना बोला गया है उतना लिख के आओ, बिकॉज आगे के क्वेश्चंस के लिए भी आपको टाइम बचाना है, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखना। फिर क्या है, जो 4 मार्क के क्वेश्चन है उनमें आपको 150 वर्ड्स के करीब लिखना है, ज़्यादा मत लिखना, जितना बोला गया है उतना लिखना, आगे के क्वेश्चंस के लिए टाइम बचाना। मैं ये बात फिर बोल रही हूँ, मैं ये गलती करती थी, खूब लिखती रहती थी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, और जब 6 मार्क्स के क्वेश्चन की बारी आती थी ना, टाइम ही कम बच जाता था, ठीक है। तो इस बात को बहुत ध्यान देना। फिर क्या है, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनमें कम से कम 200 वर्ड्स लिख के आओ, और जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं सबको अटेम्प्ट करो। भले आपको आ रहा है नहीं आ रहा, उसको खाली मत छोड़ो, कुछ भी आ रहा है उससे रिलेटेड टॉपिक ही याद आ रहा है उसको लिख दो, लेकिन खाली मत छोड़ के आना, ठीक है। चलिए, तो ये थे जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब हम फाइनली शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। अब ये क्या है, ये केस बेस्ड स्टडी टाइप का MCQ है, ठीक है। अब वो वाला ज़माना गया कि सीधा आपसे पूछेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताओ, वो अब जमाना गया, अब थोड़ा घुमा के पूछने लगा है सीबीएसई, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने में मिलेंगे। और ध्यान रखना, अगर आप सैंपल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो ना, अगर आप बढ़िया तरीके से सैंपल पेपर को भी सॉल्व कर पाते हो, तो फिर आप मेन एग्जामिनेशन को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए यार, शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेट टारगेट फॉर द अपकमिंग मंथ्स एंड आउटलाइन स्ट्रैटेजीज टू अचीव देम। जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करते हैं, अगले महीनों के लिए टारगेट को सेट करते हैं, स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं कि कैसे हम इन टारगेट्स को अचीव करेंगे, ठीक है। उसी वक्त वो क्या करते हैं, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी असाइन करते हैं अपने टीम के लोगों को, ठीक है। उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो जो डेडलाइन है उसको मीट करें, और जब वो डेडलाइन मीट हो जाती है तब अपने अचीवमेंट को भी बाकायदा सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एंड टेकिंग देयर फीडबैक, और उनका फीडबैक भी लेते हैं। तो देखा जाए तो ये काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। रोल्स वगैरह असाइन हो रहा है तो ऑर्गेनाइजिंग है, प्लानिंग की जा रही है, स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाई जा रही हैं, ठीक है, टारगेट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो क्या बोला गया है, 10 वेरियस फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम। तो बहुत सारे फंक्शंस, वेरियस फंक्शंस मैनेजर्स साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम दे आर परफॉर्मिंग। ये चीज़ मैंने आपको कहाँ पढ़ाई थी, ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई थी बच्चों, अगर आपको याद है, फीचर ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाई थी कि जब सारे फंक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, तो उसका आंसर क्या होता है, तो उसका फीचर होता है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिकॉज इसके सारे फंक्शंस साइमल्टेनियसली परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या बनेगा, इसलिए इसका सही आंसर बनेगा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। डायनामिक फंक्शन नहीं है,
कंटिन्यूस प्रोसेस है, इंटेंजिबल, मतलब ये सारी फीचर्स तो है, लेकिन इस केस स्टडी में कंटिन्यूस प्रोसेस का आंसर आपके लिए निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर विल बी डाटा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, चलिए जी, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेनरी फ्योल, नाम से ही समझ आ रहा है, सेकंड चैप्टर का है। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है। तो क्या दिया गया है कि जो हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है, हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन विच एम्फसाइज ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट। जो हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, वो कैसे है? वो क्या बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स है उसका पालन करना है। ठीक है, उसका पालन करना है इस इवॉल्व्ड। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनको मैं सर्कल कर दूंगी। ठीक है, उनको मैं क्या करूंगी? उनको मैं सर्कल कर दूंगी। इस इवॉल्व्ड आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर्स, वो मैनेजर्स के एक्सपीरियंस द्वारा और उनकी समझदारी के वजह से आज वो बना है, उनके एक्सपीरियंस द्वारा। ठीक है, कोई रातों रात बन के वो नहीं आया है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है? द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिफ्लेक्टेड थ्रू द अबव स्टेटमेंट इज। अभी जो नेचर इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो हाईलाइट हो रहा है वो क्या है? बताओ क्या है? द आंसर विल बी डी, दैट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। क्यों? बिकॉज ये रातों रात नहीं बना है, इसमें मैनेजर्स ने अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसको फ्रेम आउट किया है। ठीक है, तो इसमें वक्त लगा है, तो ये चीज़ इवॉल्व हुई है, प्रैक्टिस के द्वारा बनी है, एक्सपीरियंस के द्वारा बनी है, इसलिए आर आंसर विल बी डी, दैट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इज इट क्लियर गाइस? चलिए, बहुत बढ़िया, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है इंपॉर्टेंट वर्ड? फर्स्ट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट वर्ड है साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकल के आ रहे हैं जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्रैक कर रहे हो, ठीक है, उनको मैं अंडरलाइन या सर्कल कर दूंगी। आपको एग्जामिनेशन में भी बेटा यही स्ट्रैटेजी अपनानी है। जैसे ही आपको लग रहा है ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आ रहा है, कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल रहा है, तुरंत उसको अंडरलाइन कर दो या तुरंत उसको सर्कल कर दो, बिकॉज उसी में आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, तो इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें अपने एग्जामिनेशन में। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पक्का 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 आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीबीएसई वाले जरूर पूछते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट बेस्ड, एक असर्शन रीजन और एक पिक्चर बेस्ड कार्टून बेस्ड क्वेश्चन पक्का आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए, थर्ड क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोलता है? असर्शन ये बोलता है कि मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड येट क्रिटिसाइज्ड। जो मैस्लो ने अपनी हायरार्की की थ्योरी दी थी, ठीक है, ह्यूमन नीड्स वाली जो उसने थ्योरी दी थी, उसको सराहा भी बहुत जाता है, उसकी तारीफ भी बहुत की जाती है, येट उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, यानी उसमें नुक्ताचीनी भी उस थ्योरी में निकाली जाती है। ठीक है, असर्शन ये बोल रहा है। अब ये देखते हैं कि जो रीजन है वो असर्शन को ट्रूली सेटिस्फाई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। तो रीजन क्या दिया है भैया इन्होंने? रीजन ये दिया कि इवन दो मैस्लोस थ्योरी फोकसेस ऑन नीड्स एज अ बेसिस ऑफ मोटिवेशन and helps to develop understanding about the motivation phenomenon, his propositions are questioned on their classification and hierarchy। मतलब although मैस्लो की जो थ्योरी है वो बेसिस ऑफ मोटिवेशन पे फोकस करती है और जो मोटिवेशन की साइकोलॉजी है, फेनोमेनन है, उसको समझने में कोशिश करती है, फिर भी उसकी जो बातें हैं वो क्वेश्चन की जाती हैं उसके क्लासिफिकेशन पे। तो क्वेश्चन की जा रहा है मतलब क्या? यहाँ भी सवाल उठ रहे हैं, है ना? तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसलिए इसका सही आंसर होगा कि जो रीजन है वो असर्शन को ट्रूली सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों बातें सही हैं। सो हमारा आंसर क्या सही बनेगा? हमारा आंसर होगा डी, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब जो रीजन है वो असर्शन को ट्रूली सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रूली उसको क्लेम कर पा रहा है। इज इट क्लियर गाइस? चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जी, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रही है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या एक गलत है, एक सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या दी गई है? पहली स्टेटमेंट आपको ये बोली गई है कि वैल्यूज आर बेसिक ट्रुथ्स और गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर। ठीक है, तो वैल्यूज क्या होती है? बेसिक ट्रुथ यानी सच्चाई होती है, गाइडलाइन होती है जो फर्म होती है
आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशन। अरे यार यहाँ बात गलत बोली ना यार, रिसर्च द्वारा नहीं बनता बेटा वैल्यू, ठीक है, रिसर्च द्वारा नहीं बनती वैल्यू। जो वैल्यूज होती है बेसिक ट्रूथ जरूर होती हैं, लेकिन ये रिसर्च द्वारा नहीं बनती हैं, ठीक है। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। अगली स्टेटमेंट क्या है? While practicing principles of management, values cannot be neglected as business organization have to fulfill social and ethical responsibility towards society। जब principles of management की प्रैक्टिस की जाती है तब हम वैल्यूज को नहीं नकार सकते हैं। क्यों? बिकॉज वो वैल्यूज है समाज के प्रति, एथिक्स के प्रति, ठीक है, एक बिजनेस का कर्तव्य बनता है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसका भी पालन करना पड़ता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? पहली स्टेटमेंट गलत हो जा रही है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? इसलिए हमारा आंसर होगा स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, बल्कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो फॉल्स है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा स्टेटमेंट डी। इज इट क्लियर गाइस? आई एम टेलिंग यू अगेन, आंसर्स आपको मार्किंग स्कीम में भी दिख जाएंगे, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है उसके लिए मैं आई हूँ, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुप्रिया इज वर्किंग एज द HR मैनेजर ऑफ EDT लिमिटेड। मनुप्रिया क्या कर रही है? ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बताओ? ये डायरेक्टिंग चैप्टर के क्वेश्चन है, डायरेक्टिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी डायरेक्टिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी वो इसी में आती थी, ठीक है। ये दोनों सही थे। चलिए जी, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मनुप्रिया को क्या हुआ? मनुप्रिया क्या कर रही है? मनुप्रिया इज वर्किंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ EDT लिमिटेड। मनुप्रिया क्या कर रही है? EDT लिमिटेड में HR मैनेजर की पोजीशन पे वो काम कर रही है एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹8 लाख पर एनम। क्या कर रही है? एनुअल सैलरी। एनुअल क्या है बेटा? एनुअल क्या है? एनुअल टाइम है ना। तो उसकी सालाना सैलरी कितनी है? उसकी सालाना सैलरी है 8 लाख पर एनम एंड इज ऑल्सो ऑफर्ड, और उसको बात इधर ही खत्म नहीं हुई, ठीक है। और उसको क्या मिल रहा है? एंड इज ऑल्सो ऑफर्ड शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ सेट प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। और उसको साथ साथ में शेयर्स भी मिले हैं जो कि मार्केट की प्राइस से, जो कि मार्केट की कीमत से कम है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर क्या हुआ? इसको यहाँ पर सैलरी भी मिली, ठीक है, इसको यहाँ पर सैलरी भी मिली, एनुअल सैलरी भी मिली, प्लस साथ साथ में उसको कंपनी के शेयर्स भी मिले। जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ईसॉप होते हैं, है ना, वो ईसॉप होते हैं, ठीक है, ईसॉप होते हैं। अब क्या मिल रहा है मनुप्रिया को? मनुप्रिया को उसकी एनुअल सैलरी मिल रही है 8 लाख की, प्लस साथ साथ में उसको क्या मिल रहे हैं? प्लस साथ साथ में उसको शेयर्स भी मिल रहे हैं कंपनी के। अब उसको सैलरी मिल रही है, एनुअल सैलरी मिल रही है जो कि टाइम बेस्ड है, जो कि टाइम पे बेस्ड है, जो कि क्या है? टाइम पे बेस्ड है, प्लस साथ साथ में उसको शेयर्स भी मिल रहे हैं जो कि क्या है? जो कि इंसेंटिव्स है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। तो उसको सैलरी भी मिल रही है जो कि टाइम बेस्ड है, और उसको साथ साथ में इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या बनेगा जी? इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा टाइम बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव्स, ठीक है। इधर क्या है? टाइम बेस्ड डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट नहीं है, ठीक है, टाइम बेस्ड है और साथ साथ में फाइनेंशियल इंसेंटिव भी मिल रहे हैं, इसलिए हमारा सी आंसर सही बनेगा। ये भी नहीं होगा, बी इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट भी नहीं है ये, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड भी नहीं है, परफॉर्मेंस की बात तो उधर कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए हमारा सही आंसर क्या बनेगा? इसलिए हमारा सही आंसर बनेगा सी, दैट इज टाइम बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव्स। इज इट क्लियर जी? चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट। ये जो क्वेश्चन है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। अब आपको इन स्टेटमेंट्स को देख के ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सोशल एनवायरनमेंट की ओर रिफर कर रही हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है जी? पहली स्टेटमेंट है जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई का जो रेट है 2% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जिससे जो बिजनेस एंटरप्राइजेस का जो खर्चा है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पर महंगाई की बात की जा रही है, इन्फ्लेशन है, तो ये कौन सा एनवायरनमेंट हुआ? ये तो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हुआ। इधर लिख देती हूँ, ये हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हुआ। इज इट क्लियर? फिर सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है जो स्पेशलिटी हेल्थ फूड है और जो ग्रोसरी शॉप्स है, उन्होंने अब हैव ओपन इन एन एरिया वेयर फिटनेस एंड हेल्थ एंथुसियास्ट्स लिव। अब वो कहाँ खोल रहे हैं? अब वो ऐसी जगह खोल रहे हैं जहाँ पर फिटनेस फ्रीक लोग रहते हैं।
ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ये सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। क्यों? बिकॉज ये सोसाइटी से, सोशल चीज़ों से रिलेट कर रहा है। शॉप्स हो गया, मैंने आपको बताया था, लोग अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये हो गया सोशल इन्वायरमेंट। इज इट क्लियर? थर्ड क्या है जी? थर्ड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है इंडिया का, वो इम्प्रूव हुआ है पिछले 20 सालों में, बिकॉज एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ अब मिल रही हैं भारत के लोगों को। तो ये भी भैया समाज से रिलेटेड है, ठीक है। तो सोशल इन्वायरमेंट क्या है ये? तो सोशल इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है फोर्थ वाला, ह्यूमन इन इट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनुअल डिस्क्लोजेस अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटी। ये जो सारी एम्प्लॉइज के लिए जो प्रैक्टिसेस होती हैं, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस वगैरह होती है, जो एम्प्लॉइज के लिए पॉलिसीज होती है, वो सब कहाँ आती हैं? वो आती हैं सोशल एनवायरनमेंट में, ठीक है। फिर फिफ्थ वाला क्या है? फिफ्थ वाला है कि जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने ऐसे एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट किया है, बिल्कुल बैन लगाया है जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लॉ द्वारा बैन है। तो ये क्या है? ये लीगल एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कौन कौन आ रहा है सोशल एनवायरनमेंट में? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट और फिफ्थ वाला इको एंड लीगल एनवायरनमेंट का है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या बनेगा? इसलिए हमारा सही आंसर बनेगा डी, दैट इज 2, 3 एंड 4। इज इट क्लियर गाइस? चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। वो एलिमेंट बताओ मार्केटिंग मिक्स का विच इंक्लूड्स डिसाइडिंग अबाउट द फीचर्स। जो क्या डिसाइड करता है? फीचर्स डिसाइड करता है, क्वालिटी डिसाइड करता है, पैकेजिंग डिसाइड करता है, लेबलिंग डिसाइड करता है, ब्रांडिंग डिसाइड करता है प्रोडक्ट्स की, या कुछ जो वैल्यू प्रोवाइड करता है मार्केट के लोगों को, जो कस्टमर्स को। तो वो कौन चीज़ होती है यार, जिसमें क्वालिटी आती है, पैकेजिंग आती है, लेबलिंग आती है, ब्रांडिंग आती है? कौन होता है वो? प्रोडक्ट। सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा सी, दैट इज प्रोडक्ट। वेरी स्ट्रेट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर का था, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर का था। चलिए जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ से आपको क्या करना है? जो कंट्रोलिंग फंक्शन को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है उसको करेक्ट करो, उसको मतलब सही करो, उसको पहचानो। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो हमारे कंट्रोलिंग चैप्टर से है, इतना आपको समझ आ ही रहा होगा, ठीक है, साफ साफ बोल ही दिया। अब स्टेटमेंट्स क्या है एक बार वो पढ़ लेते हैं। पहली स्टेटमेंट आपको ये दी गई है, नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन गोज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज इन इंपॉर्टेंट एरियाज। है कोई करेक्टिव एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्या? ये किसी पागलों जैसी बात की उन्होंने। करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड, हमने यही पढ़ा है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गई जी, ठीक है। फिर क्या है जी? फिर है जो डेविएशंस हैं उनको उनकी वजह से, उनकी कॉजेज़ की वजह से एनालाइज करना चाहिए। बिल्कुल सही, डेविएशंस को उनके कॉजेज़ के लिए एनालाइज करना चाहिए। वेरी करेक्ट, इधर राइट कर देते हैं। बाकी की स्टेटमेंट्स भी पढ़ते हैं। सी क्या जी है? सी क्या है? सी है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी डन ओनली आफ्टर द टास्क इज कंप्लीट। नहीं, जब टास्क रनिंग में हो तब भी देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए सी वाला भी गलत हो गया। डी क्या बोल रहा है? डी ये बोल रहा है मैनेजर्स मस्ट कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी अदरवाइज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में सफ़र। तो मैनेजर्स को क्या करना चाहिए? मैनेजर्स को हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखनी चाहिए, वरना एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगी। ये भी गलत स्टेटमेंट है। मैनेजर्स को सिर्फ जो सिग्निफिकेंट एरियाज़ होते हैं उस पर नज़र रखनी चाहिए, जो क्रिटिकल एरियाज़ होते हैं उस पर नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारी गलत स्टेटमेंट हो गई, इसलिए द राइट आंसर विल बी बी, दैट इज डेविएशन शुड बी एनालाइज्ड फॉर देयर कॉजेस, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी बोला था असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन भी आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, और साथ साथ में एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पक्का बन के आएगा ही आएगा, ठीक है। एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी बन के आएगा। इज इट क्लियर? चलिए जी, चलिए क्या है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ से जो रिक्रूटमेंट की जो दी गई है, स्टाफिंग का क्वेश्चन है, रिक्रूटमेंट उधर ही आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। पिक्चर क्या बोल रही है? पिक्चर ये देखिए, ये दो बॉल्स है, इधर यस लिखा हुआ है, ये बोल रहा है, ये वाली जो पिंक वाली बॉल है ये बोल रही है आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं जॉब के लिए देख रही हूँ, कैन यू रेफर मी, क्या आप मेरे को रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट्स को बढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या दी गई है कि मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करनी है। इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट, ठीक है।
मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट क्वालिफाइड पीपल को अट्रैक्ट करता है ताकि वो जो खाली पोजीशन है उनके ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए अप्लाई करें, ठीक है। फिर बी स्टेटमेंट क्या है, बी ये है, इट में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनके बीच में भड़ास आ जाती है, उनको ये लगता है कि हमें क्यों नहीं रख रहे, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर क्या है, सच एम्प्लॉयज आर नॉट लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉयज एज देयर बैकग्राउंड इज नॉट सफिशिएंटली नोन। ये जो एम्प्लॉयज हैं ये अच्छे एम्प्लॉयज नहीं होते बिकॉज इनका बैकग्राउंड नहीं पहचाना जाता, बिल्कुल गलत, इनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, ठीक है। फिर डी क्या है, डी है मैनेजमेंट हैज़ अ वाइडर चॉइस वाइल सेलेक्टिंग पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट। मैनेजमेंट के पास बहुत चॉइस होती है, ठीक है, जब वो लोगों को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, वाइडर चॉइस रहती है जब वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर क्या बनेगा, इसलिए हमारा सही आंसर बनेगा सी, डैट इज ये जो एम्प्लॉयज़ है ये अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं होते क्योंकि इनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता, जबकि इनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। तो ये गलत स्टेटमेंट निकल के आ रही है। इज इट क्लियर, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, और अरे यार क्या हो गया यार ये, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है और ये भी सही है, ठीक है। चलिए जी, इसलिए हमारा सही आंसर होगा सी, डैट इज सच एम्प्लॉयज आर नॉट लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉयज बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज नॉट नोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इतना नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, तो आई होप आपने इधर तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और जो ये बोलता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के स्टेप्स को सीक्वेंस में अरेंज करो। मैं हमेशा बोलती हूँ, क्लास में भी बोलती आई थी कि प्रोसेस में से अक्सर स्टेप्स पूछे जाते हैं, उनका सीक्वेंस अरेंज करने को बोला जाता है, और अभी भी काफी हाई चांसेस है कि आपकी मेन एग्जामिनेशन में भी स्टेप्स को अरेंज करने के लिए पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए, यानी हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस को अरेंज करना है। जो एक्चुअल प्रोसेस होती है उसको मैंने पहले ही लिख के रख लिया था बिकॉज अभी लिखती तो टाइम थोड़ा वेस्ट होता, ठीक है। तो प्रोसेस की शुरुआत कहां से होती है, प्रोसेस की शुरुआत होती है सेंडर से, सेंडर मैसेज भेजता है, फिर उसकी एनकोडिंग की जाती है, फिर वो मीडिया द्वारा जाता है, ठीक है, फिर रिसीवर को मिलता है, वो उसको डिकोड करता है अपने शब्दों में, फिर उसके बाद देन वो फीडबैक देता है, देन जो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो सेंडर कहां है जी, सेंडर है थर्ड, ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, थर्ड ये भी है, ये भी है, ठीक है। फिर क्या है, मैसेज, मैसेज है सेकंड नंबर पे, तो ये सेकंड, फिर एनकोडिंग, एनकोडिंग है 7 नंबर पे, ठीक है, मीडिया है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, और रिसीवर है 4th नंबर पे, नहीं 1 2 3 4 5, हाँ रिसीवर है 5th नंबर पे, ठीक है। डिकोडिंग है कौन से नंबर पे, डिकोडिंग है 4th नंबर पे, फिर डिकोडिंग है, नहीं डिकोडिंग कौन से नंबर पे है, हाँ 4th, फिर 5th क्या है, 5th है, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट है मीडिया, इसके पहले नहीं सेंडर, ठीक है, सेंडर, मैसेज, मैसेज कहाँ है जी, मैसेज है सेकंड, फिर उसके बाद क्या है, एनकोडिंग, एनकोडिंग है हमारा 7th नंबर पे, फिर रिसीवर, फिर एनकोडिंग, मीडिया है, सॉरी मीडिया है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, सॉरी यार थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है, फिर उसके बाद है रिसीवर, ठीक है। तो ये हमें सही लग रहा है, इसलिए हमारा बी सही आंसर बनेगा, वेरी गुड, यही है, ठीक है। तो उसको एक बार ना आप, जैसे कि मेरे को कंफ्यूजन हो गई थी अभी, ठीक है, मेरे को मैच करने में दिक्कत चली गई थी, तो आपको भी वैसा ही करना है, पहले जो प्रोसेस होगी इसको कहीं रफ में लिख लेना, उसके हिसाब से टैली करते रहना। यानी अक्सर इस बच्चों ये जो नंबर्स होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इस रोमन नंबर से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको जरूर ध्यान देना, ठीक है, जिसकी मैं अभी कंफ्यूजन में आ गई थी, आपको ऐसे कंफ्यूज लेके नहीं होना है, ठीक है। सबसे पहले आप प्रोसेस लिख लेना, उसको डबल चेक ट्रिपल चेक करना प्रोसेस को, बिकॉज प्रोसेस पे अक्सर रोमन नंबर से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गिनते नहीं है, फिर दिक्कत चली जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको डबल ट्रिपल चेक जरूर कर लेना कम्युनिकेशन प्रोसेस वाले क्वेश्चंस को। इज इट क्लियर, चलिए जी, तो हमारा सही आंसर है बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मीनिंग ऑफ डिपोजिटरी। डिपोजिटरी की जो सही मीनिंग है वो आपको पता करनी है इन स्टेटमेंट्स में से, यानी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है डिपोजिटरी के रिगार्डिंग, वी हैव टू फाइंड आउट दैट, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहली स्टेटमेंट है डिपोजिटरी होल्ड्स एंड ट्रांसफर सिक्योरिटीज इन द डीमैट फॉर्म। ये पार्शियल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज जो डिपोजिटरी होती है बच्चों, वो सिक्योरिटीज को होल्ड करती है, ट्रांसफर नहीं करती, तो ट्रांसफर ये नहीं करती, इसलिए ये स्टेटमेंट तो हमारी भैया गलत बन गई, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है जी, सेकंड स्टेटमेंट है कि जो डिपोजिटरी है सर्व्स एज एन इंटरमीडियरी एंड बायस एंड सेल्स सिक्योरिटी ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइंट्स। जी नहीं, डिपोजिटरी नहीं, बल्कि जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट होता है
जो डीपी होता है, जो ब्रोकर वगैरह होते हैं, वो ये काम करते हैं, डिपॉजिटरी ये काम नहीं करता। करंटली इन इंडिया 2 ही डिपॉजिटरीज ही हैं, एक नेशनल है एनडीएसएल एंड सीएसडीएल, ठीक है, एनडीएसएल एंड सीडीएसएल, है ना, ऐसे ही कुछ है यार, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, ठीक है, ये जो डिपॉजिटरीज है करंटली हमारे भारत देश में। तो डिपॉजिटरी क्या करती है, इंटरमीडियरी की तरह, क्या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करता है, वो इंटरमीडियरी की तरह सर्व करता है, डिपॉजिटरी सर्व नहीं करता। तो ये भी हमारी गलत हो गई स्टेटमेंट। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है कि डिपॉजिटरी एक बैंक की तरह होता है और सिक्योरिटीज को कीप करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो डिपॉजिटरी होता है इट इज वेरी मच सिमिलर टू ए बैंक अकाउंट, ठीक है, जैसे कि बैंक अकाउंट में हमारा पैसा स्टोर होता है ना, सिमिलरली डिपॉजिटरी में भी सिक्योरिटीज होल्ड होती हैं, रखी जाती हैं, ट्रांसफर नहीं होती। जहां ट्रांसफर हो रही थी उस स्टेटमेंट को हमने गलत मान लिया था, ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट सही बनती है। डी क्या है, डी ये है कि डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज को खरीदती है कंपनी से और पब्लिक को बेच देती है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गई। इसलिए हमारा सही आंसर क्या बनेगा, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा सी, दैट इज डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बोल रही हूं, लॉजिक को समझो। आंसर तो आपको मिल जाएंगे, मार्किंग स्कीम में ही मिल जाएंगे, लेकिन इसके पीछे के लॉजिक्स क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट दैट, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला कर लिया ना, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोडक्ट विल बी परचेज्ड ओनली इफ इट इज परसीव्ड टू बी गिविंग द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द मनी। एक प्रोडक्ट तभी खरीदा जाता है जब वो पैसों के बिहाफ पे या पैसों के रिटर्न में वो बहुत बेनिफिट दे रहा होता है, यानी कंसिडरेशन, यानी वो वर्थ इट होता है, वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है और वर्थ इट होता है। ठीक है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है कि कस्टमर वैल्यू, ठीक है, कि कस्टमर वैल्यू में क्या होता है, कस्टमर वैल्यू यानी कस्टमर उस चीज के लिए पैसे देने को तैयार होता है जिस चीज में उसको सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही होती है। ठीक है, जिस चीज को उसको लगता है कि हाँ ये जो चीज है, ये जो प्रोडक्ट है, ये वर्थ इट है उस चीज के लिए, उस पैसों के लिए जो मैं पैसे पे कर रहा हूं। इसलिए हमारा सही आंसर क्या बनेगा, इसलिए हमारा सही आंसर बनेगा बी, दैट इज कस्टमर वैल्यू। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चंस मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट मैच करने को बोला जाता है आपके सही आंसर्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम में आपके वो टॉपिक्स दिए गए हैं, इसको आपकी इसकी सही डेफिनेशन के साथ, सही मीनिंग के साथ आपको मैच करना है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है मैनेजमेंट हायरार्की। हायरार्की क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप, मिडिल, लोअर, है ना, वो होता है मैनेजमेंट का हायरार्की। अब देखते हैं इन्वॉल्व्स, इसको अपन मैच कर देंगे किसके साथ सूटेबल जा रहा है। सो इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, रिसोर्स एलोकेशन, नहीं ये तो नहीं है भाई बिल्कुल भी। फिर इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, नहीं ये तो कंट्रोलिंग का है। ठीक है, इट शोज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, नहीं ये तो कोऑर्डिनेशन का है। रिफर्स टू डिफरेंट लेवल्स, वेरी गुड, देखो इधर आ गया ना, ये छुप के बैठा हुआ था, मिल गया हमें। ठीक है, तो क्या बोला गया है, रिफर्स टू डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंडिंग इंडिविजुअल्स एज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो मैनेजमेंट हायरार्की वही होती है कि जो मैनेजमेंट के जो लेवल्स होते हैं जिससे जो पता चलता है कि कौन सुपीरियर रहेगा, कौन सबऑर्डिनेट रहेगा, वही है। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या है, ए, है ना। अब आप ये मत सोचना कि अगर सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप लिखा है तो उसका आंसर ऑर्गेनाइजिंग वाले से होगा। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इसको इसके साथ मैच कर देंगे, लेकिन नहीं, जहां मैनेजमेंट हायरार्की दिख रहा है वहां लेवल्स होंगे। तो हमारा सही आंसर ये बन गया। ठीक है, सिंपल। फिर कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, जब एक्टिविटीज को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज किया जाता है, अलाइन किया जाता है, उनको अरेंज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर लग रहा है ये वाला कि इट शोज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब काम को हकीकत में तब्दील करता है। यूनिटी ऑफ एक्शन एज ए बाइंडिंग फोर्स, वो एक बाइंडिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है, सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को अलाइन करके साथ चलता है। इसलिए हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, इसलिए हमारा इसका सही आंसर होगा ये। ठीक है, बी। चलिए जी, ऑर्गेनाइजिंग का क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग का होगा सिंपल, ये तो साफ दिख ही रहा है कि वो डिफाइन करता है, एक्टिविटीज को ग्रुप करता है, रिसोर्सेज को एलोकेट करता है ना, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करता है और अथॉरिटी रिलेशनशिप्स को भी क्लियर करता है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ये, बहुत ही ईजी है।
डी क्या है, कंट्रोलिंग का बच ये रहा है, और है भी बहुत इजी कि ये एस्टैब्लिशमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करता है और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। जो भी कंपैरिजन जो स्टैंडर्ड्स के साथ जो रिजल्ट निकल के आता है उसको स्टैंडर्ड्स के साथ मैच किया जाता है, और अगर कुछ कमी होती है तो उसको फिर उसके लिए एक्शंस लिए जाते हैं। तो उसका तो आंसर यही निकल रहा है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, चलिए जी, क्या बन रहा है, तो ए का फोर्थ ये भी है, ठीक है, ए का फोर्थ, फिर बी का थर्ड कहाँ है, बी का थर्ड इधर भी है और बी का थर्ड इधर भी है, तो यही लग रहा है मेरे को। ठीक है, सी का फर्स्ट, ठीक है, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, ठीक है जी। तो सी हमारा सही आंसर बन रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, सी ही हमारा सही आंसर है। ठीक है, समझ आ गया। तो लॉजिक के पीछे जाओ, रटो मत कॉन्सेप्ट को, लॉजिक्स के पीछे जाओ। जो मैं आपको वर्ड्स निकाल के दे रही हूँ ना, उसके पीछे भागो। कंट्रोलिंग आपको पता ही होता है कि मेजरमेंट होता है, तो उसका मैं ये मार्क कर अंडरलाइन कर देती हूँ, मतलब सर्कल कर देती हूँ। ऑर्गेनाइजिंग का वो डिफाइन करता है, ग्रुप करता है। ठीक है, चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गन अमरोहा द जनरल मैनेजर ऑफ वेलवर्थ टेक्सटाइल्स कैन अ बिजनेस एनवायरमेंट and adapts the organization to the changes taking place in different dimensions of the business environment। मिस्टर गन अमरोहा क्या करते हैं, जो वेलवर्थ टेक्सटाइल के जनरल मैनेजर हैं, वो क्या करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं और उस हिसाब से जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं उन चेंजेस को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हाउएवर इट इज स्टिल डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्यूरेटली असेस द फ्यूचर ट्रेंड्स, लेकिन फिर भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो बिल्कुल प्रिसाइसली, बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल 100% तरीके से वो क्या होने वाला है उस तरीके को, उस ट्रेंड को पकड़ पाए। ये उनके लिए मुश्किल होता है। ऑफकोर्स कोई अंतर्यामी तो है नहीं। ठीक है, तो आपको ये बताना है यहाँ पर कौन सा प्लानिंग का ड्रॉबैक या कौन सा प्लानिंग की लिमिटेशन यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो अपने तरफ से वो कोशिश करते हैं, ठीक है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको अडेप्ट करने की, स्कैन करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, लेकिन फिर भी वो 100% एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो रैपिडली चेंज होता है, वो डायनामिक है बहुत। ठीक है, तो क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ये नहीं होगा। प्लानिंग विल नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, ये है इसका आंसर। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये इस पर सूट नहीं हो रहा। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ये भी इस पर सूट नहीं हो रहा। इसलिए हमारा सही आंसर बनेगा बी, दैट इज प्लानिंग विल नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लियर, बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। आपको वो स्टेप बताना है स्टाफिंग प्रोसेस का which enables the organization to offer opportunities for career advancement, जो क्या करता है, जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को उनके करियर एडवांसमेंट के लिए, मतलब करियर में ग्रो करने के लिए। ठीक है, ताकि वो लर्निंग कर पाए, ताकि वो सीख पाए। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को भी सहायता मिले, जिससे वो टैलेंटेड पीपल को रिटेन कर पाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज की लर्निंग हो रही है, उनको करियर एडवांसमेंट मिल रहा है। ठीक है, मेन बात, उनको करियर एडवांसमेंट मिल रहा है, तो उनकी यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, उनका विकास हो रहा है, दे आर डेवलपिंग। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कहीं पे उनकी प्लेसमेंट तो करवा नहीं रहे, रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वेरी गुड। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी यहाँ पर नहीं हो रहा, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बिकॉज यहाँ पर एम्प्लॉयज को ग्रो करवाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है। ठीक है, उनका करियर एडवांसमेंट हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर बनेगा सी, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम ऑफ क्लोन्स a reputed amusement company has decided to run an advertising campaign। वाह वाह वाह, ठीक है, गेम ऑफ क्लोन्स क्या है, एक कंपनी है, अम्यूजमेंट कंपनी है, उसने एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाने का सोचा है। ठीक है, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को हायर कर रहे हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन है ना, न्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना, न्यू ऑफिस बनाना। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदना, ये सब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में। ठीक है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया है, इस कैंपेन में लगभग 150 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, विच इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन इस केस में हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हाँ, दिस कैन बी द आंसर, इनफैक्ट दिस इज द आंसर।
फाइनेंसिंग डिसीजन तो बिल्कुल नहीं है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी नहीं है, ना ही ये डिविडेंड के रिगार्डिंग कोई डिसीजन है, इसलिए इसका सही आंसर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्यों? बिकॉज यहाँ पर बहुत ही ह्यूज अमाउंट की बात आ रही है, इट्स रिलेटेड टू रिगार्डिंग टू बिग डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन, इसलिए हमारा इसका सही आंसर बनेगा ए, दैट इज ये क्या हो गया यार, ए दैट इज, आगे बढ़ भाई, अरे सॉरी यार थोड़ा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा यार, ये हैंग मारने लगा, सॉरी बच्चों, इसलिए हमारा इसका सही आंसर बनेगा ए, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलिए जी, इज इट क्लियर? इसको क्या हो गया, एटीट्यूड आ गया यार इसमें, ये देखिए इतना छुप के बैठा हुआ था भाई, ये देखो इतना छुप के क्यों बैठा हुआ था, मेरे को तो ये समझ नहीं आया। 1 2 3 4 स्लाइड्स खाली और उसके बाद आंसर आ रहा है, वाह ये क्या हुआ जी, कुछ अलग ही हो गया ये तो। खैर आपका आंसर समझ आ गया ना, बस उससे मतलब होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ निवेश लिमिटेड हैज अ हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अर्थ निवेश लिमिटेड का क्या है, बहुत ही, जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है मतलब उसका जो खर्चा है चलाने का वो बहुत ही हाई है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट उसका बहुत ही हाई है, ठीक है। तो जो फाइनेंस मैनेजर इन्फॉर्म्स द चीफ फाइनेंस ऑफिसर दैट इन केस द कंपनी डिसाइड्स टू टेक अ लोन फॉर इट्स फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स, इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज लीडिंग टू एन ओवरऑल इंक्रीज इन कॉस्ट। देखो उसका फाइनेंस मैनेजर ये बताता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को कि अगर कंपनी लोन लेने का सोचती है फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स के लिए, ठीक है, तो उसका जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा, जिससे पूरे खर्चे में बढ़ोतरी आएगी, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कौन सा फैक्टर यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। कॉस्ट ऑफ डेट नहीं, कॉस्ट ऑफ डेट नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं है ना, यहाँ कोई प्रोस्पेक्टस वगैरह तो इशू कर नहीं रहे। रिस्क कंसिडरेशन इज द राइट आंसर, क्यों? बिकॉज यहाँ पर रिस्क बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी साथ साथ में इंक्रीज होगा, उस पर भी खतरा आ रहा है, ठीक है, ना ही कंट्रोल इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, दैट इज रिस्क कंसिडरेशन। इज इट क्लियर? एम आई क्लियर टू यू ऑल? चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनेंस मैनेजर ऑफ LA Pharma Limited मिस्टर आशीष मंजरेकर वांट्स टू रेज फंड्स थ्रू डेट और इक्विटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2 करोड़। जो फाइनेंस मैनेजर हैं LA Pharma Limited के मिस्टर आशीष मंजरेकर उनका नाम है, वो फंड्स को रेज करना चाहते हैं, ठीक है, डेट या इक्विटी को 2 करोड़ तक, कितने करोड़ तक? 2 करोड़ तक रेज करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए ही अप्रोचेस अ वेल रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट, इसके लिए वो बहुत ही वेल रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट को अप्रोच करते हैं, रेगुलेटेड मार्केट को, ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर क्या है, सर्कल कर देती हूँ, ठीक है। दैट फैसिलिटेट्स द मोबिलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर कंपनीज, जो क्या करता है, जो कंपनीज के लॉन्ग टर्म कैपिटल को मोबिलाइज करवाता है। अब आपको ये बताना है कौन से मार्केट में आशीष मंजरेकर फंड्स को रेज कर सकते हैं। ऑप्शंस क्या है जी? ऑप्शंस है मनी मार्केट, जो तो बिल्कुल नहीं होगा, मनी मार्केट बिकॉज शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है, 1 साल की इसकी ड्यूरेशन होती है, ठीक है। फिर है सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट आपको पता है ना, जहाँ पर प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। फिर आपका है कैपिटल मार्केट, ठीक है, कैपिटल मार्केट भी आपको पता ही होगा, एक होता है मनी मार्केट विच इज ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जहाँ पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील किया जाता है, एंड द नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट, ठीक है, जहाँ पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील किया जाता है। फिर होता है होलसेल डेप्ट मार्केट, ये तो पता नहीं कौन सी भला है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा? सी, दैट इज कैपिटल मार्केट, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 करोड़ का डेट या इक्विटी उनको उठाना है, इसलिए उनको वेल रेगुलेटेड मार्केट में जाना है। कैपिटल मार्केट एक वेल रेगुलेटेड मार्केट होता है, ठीक है, सिंपल, क्लियर। चलिए जी, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये जो क्वेश्चन है ये भी मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर का ही लग रहा है, हाँ। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट द डिविडेंड डज नॉट वायलेट द
टर्म्स ऑफ लोन अग्रीमेंट, कंपनीज को ये इंश्योर करना पड़ता है, ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो डिविडेंड है वो लोन अग्रीमेंट के टर्म्स का उल्लंघन ना करे, ठीक है, जो लोन अग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसको वायलेट ना करे। तो आपको ये बताना है कौन सा फैक्टर यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। हम पढ़ते हैं ना कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, है ना, उनमें से फैक्टर्स पूछे जाते हैं। मैंने आपको बोला था बच्चों कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पक्का उसमें से आएंगे। देखो कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पे, उस टॉपिक पे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर अभी भी वो टॉपिक आपका कमजोर है तो हमारे वन शॉट वीडियोस डले हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, उसको जाके आप देख सकते हो, आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या बोला गया है कि कंपनीज को ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड आप दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, वो लोन अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच ना करे, वायलेट ना करे। अब आंसर्स क्या है इसके, ऑप्शंस क्या है इसके? एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, ये बिल्कुल नहीं होगा। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कब होता है? जब कंपनी का अच्छा नाम चल रहा होता है, ठीक है, जब व्हेन इट इज इजी टू अप्रोच कैपिटल मार्केट, ठीक है। फिर क्या है? लीगल कॉन्स्टेंट भी इसका आंसर नहीं होगा, लीगल कॉन्स्टेंट लॉ द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट रिएक्शन भी इस पे कुछ नहीं है, इस पे स्टॉक मार्केट अपना कुछ रिएक्शन नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स क्यों है? बिकॉज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आप वायलेट नहीं कर सकते, इसलिए इसका हमारा सही आंसर होगा डी, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए जी, इसका सही आंसर है डी, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर से देखने को मिला है। तो बच्चों, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये तो पक्का आएंगे ही आएंगे। एंड मैंने आपको पहले भी बोला था कि हो सकता है मोर देन वन आ जाए। तो अभी सैंपल पेपर में हम क्या देख रहे हैं? सैंपल पेपर में हमें ये देख पा रहे हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 2 हो गए हैं, अभी तक तो 2 हुए हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है बस एक एक ही आए, हो सकता है मोर देन वन भी हो सकता है, असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आपके 2 आ जाए, 3 आ जाए, एक तो आएगा ही आएगा, इस बात को तो आप अपने दिमाग में बैठा ही लो, ठीक है। चलिए जी, तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं एक बार। अब ये देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, एक सही है एक गलत है। तो पहली स्टेटमेंट क्या दी गई है? पहली स्टेटमेंट ये दी गई है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ डायरेक्टर, हे भगवान, ऑफ द कंपनी। मैंने आपको बोला था कि ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जो प्राइमरी, इधर लिख देती हूँ, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, डायरेक्टर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज ना करें भाई, हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। तो ये तो गलत है, इधर शेयर होल्डर्स आना चाहिए, ठीक है, इधर शेयर होल्डर्स आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो गलत बन गई। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। दूसरी स्टेटमेंट क्या दी गई है? दूसरी स्टेटमेंट दी गई है कि द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द कंपनी इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सटेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। जो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है कंपनी का, वो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अनअफेक्टेड होता है रिटेन्ड अर्निंग्स के एक्सटेंट से। क्या बात कर रही हो? ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत हैं, ठीक है, हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत है। तो देखते हैं, हाँ, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर गाइस? चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहले इधर तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इन वाले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। चलिए जी, आई होप आपने इधर तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे 3 मार्कर क्वेश्चंस की और सबसे पहला क्वेश्चन यही है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका तो आपको आई गेस आंसर पता ही होगा, इसमें कोई लॉजिक वाली बात है नहीं, ठीक है, इसमें आपको कोई अपना बहुत ब्रेन नहीं यूज करना, ब्रेन रॉटिंग आपको इधर नहीं करनी, ठीक है। तो ए या बी दिया गया है, जो भी आपको पसंद आ रहा है, जो भी आपको ज्यादा आता है या आता है, उसको आप आंसर कर देना, ठीक है। तो ए वाला क्वेश्चन क्या है? ए वाला क्वेश्चन ये है कि आपको कोई भी 3 पॉइंट्स बताने हैं डिसेंट्रलाइजेशन के सिग्निफिकेंस। तो काफी सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके कंट्रोल उसमें अच्छा होता है, बेटर कंट्रोल होता है, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलती है, तो काफी सारे ऐसे फायदे होते हैं, ठीक है। और लिमिटेशंस क्या होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? आपको कोई भी 3 लिमिटेशंस बताने हैं, फॉर्मल है ना, हाँ, मैंने सोचा फॉर्मल है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी 3 लिमिटेशंस बताने हैं। तो उससे क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है काफी रिजिड वगैरह हो जाता है, तो आप कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के अपन पहले 3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कोई भी, जैसे कि सबऑर्डिनेट्स के बीच में
इनिशिएटिव बढ़ता है, ठीक है, उनको ये लगता है कि हाँ हमें भी काम करने का मौका मिल रहा है। फिर जो मैनेजर टैलेंट होता है फ्यूचर के लिए वो मिल जाता है, बिकॉज अब वो खुद काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट, तो उनसे ही मैनेजर बन के निकल जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, उनको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है और कंट्रोल अच्छा होता है, ठीक है, बेटर कंट्रोल होता है, ग्रोथ फैसिलिटेट होती है। अब क्या था नेक्स्ट ये आपसे पूछा गया था कि आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन के कोई भी आपको 3 डिसएडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन में लीड टू प्रोसीजरल डिलेज, मतलब काम में डिले हो जाता है, बिकॉज फॉर्मल स्ट्रक्चर है तो जायज़ सी बात है, यू हैव टू फॉलो द चेन ऑफ कमांड, है, तो इसके लिए काफ़ी सारी डिलेस हो जाते हैं, एक एक चीज़ के लिए महीनों लग जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस में नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट रिकॉग्निशन टू क्रिएटिव टैलेंट सिंस इट डज नॉट अलाउ एनी डेविएशंस फ्रॉम रिजिडली लेड डाउन पॉलिसीज। जो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज होती हैं, बेकार ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज होती हैं, वो क्रिएटिव टैलेंट को महत्व नहीं देती हैं, ठीक है, बायसेस होती है कभी कभार। फिर सारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स को समझना मुश्किल होता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर काम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, यहाँ पर ह्यूमन रिलेशंस की कोई परवाह नहीं की जाती, ठीक है। तो आपको जो भी इजी लग रहा है ए या बी, आपको जो भी पॉइंट्स याद आ रहे हैं आप उसको आराम से आंसर कर देना, स्ट्रेट क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं पहले कौन से चैप्टर से आया है। तो एनाबेल क्रिएशंस, ठीक है, एनाबेल क्रिएशंस एन अपैरल डिजाइनिंग कंपनी हैज अ ह्यूज पाइल ऑफ यंग मेंस एंड वुमेन्स गारमेंट्स टू बी सोल्ड अक्रॉस इट्स ब्रांच इन वेरियस सिटीज। यानी ये अपैरल डिजाइनिंग कंपनी है अब एनाबेल क्रिएशंस, इसके पास बहुत सामान रखा हुआ है, ठीक है, जो वो बहुत अनेक शहरों में भारत के वहाँ पर मतलब अनेक बहुत सारी सिटीज़ में वो बेच सकते हैं, ठीक है, उतनी ब्रांचेस में वो बेच सकते हैं, ठीक है, हर शहरों में उनकी ब्रांच होगी। फिर इन ऑर्डर टू क्लियर द स्टॉक द कंपनी हैज डिसाइडेड टू गिव अ हैवी डिस्काउंट ऑन इट्स गारमेंट्स। अब अपने स्टॉक को क्लियर आउट करने के लिए कंपनी ने ये सोचा कि हम गारमेंट्स पे काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे, ठीक है। फिर विद अ व्यू टू ल्यूर द बायर्स, ताकि बायर्स को लालच मिले। फिर क्या हुआ, इट इज ऑल्सो विजिटिंग वेरियस कॉलेजेस फॉर स्पॉन्सरिंग फैशन शोज इन ऑर्डर टू पुश इट सेल्स। वो क्या कर रहा है, कॉलेज के अलग अलग फैशन शो को स्पॉन्सर कर रहा है, वहां जाके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है ताकि उसकी फटाफट जो सामान है वो क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहा है, हैवी डिस्काउंट दे रहा है, फिर वो कॉलेज वगैरह में भी जा रहा है ताकि जो उसका सामान है, ताकि जो उसका माल है वो क्लियर हो जाए। हाउएवर द गारमेंट्स आर नॉट लाइक्ड बाय द कस्टमर्स एज दे हैव नॉट बीन मेड एज पर देयर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। अब वो इतनी जद्दोजहद तो कर रही है कंपनी, लेकिन जो सामान है वो लोगों द्वारा पसंद नहीं आ रहा, क्यों, बिकॉज वो लोगों के टेस्ट द्वारा बना नहीं हुआ है, ठीक है। अब आपको ये बताना है यहाँ पर कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी हाईलाइट हुई है। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी या कॉन्सेप्ट बात एक ही होती है, ठीक है। और मैं आपको हमेशा से बोलती आई हूँ कि फिलॉसफी से क्वेश्चन बन के आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है, हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन बन के आया हुआ है सैंपल पेपर में भी, तो आपको ये बताना है कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट या फिलॉसफी हाईलाइट हो रही है। अब ये कंपनी क्या कर रही है, कंपनी जद्दोजहद कर रही है, डिस्काउंट दे रही है, कॉलेजेस में जा रही है, ठीक है, हैवी डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड कर रही है। तो ये क्या कर रही है, ये एग्रेसिव सेल कर रही है, ठीक है, ये एग्रेसिव सेल कर रही है। और जब एग्रेसिव सेल की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब इसके अलावा क्या बोला हुआ है, बी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, बी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है नेम एंड स्टेट एनी 2 अदर फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग अपार्ट फ्रॉम द वन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए, ठीक है। इसके अलावा जो आपने कॉन्सेप्ट फिलोसफी को निकाल के बताया है उसके अलावा आपको कोई भी और 2 फिलोसफीज बतानी है। तो इसके अलावा आप और भी 2 फिलोसफीज बता सकते हो, जैसे कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो आप कोई भी 2 कॉन्सेप्ट लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या है, क्या बोला गया है, द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी फॉलोड बाय एनाबेल क्रिएशन इज द सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये देखो सेलिंग कॉन्सेप्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर कोई भी 2 आप बता सकते हो, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, कोई भी 2 आप लिख के आ जाना, ठीक है। बिकॉज ये क्यों, बिकॉज ये फिलॉसफी है ये क्या मानती है कि इसमें हैवी अग्रेसिव सेलिंग पे कंपनी फोकस करती है, ठीक है, हैवी अग्रेसिव सेलिंग पे कंपनी फोकस करती है। और इस कंपनी ने एनाबेल क्रिएशन से भी यही किया, ठीक है। चलिए जी, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। को मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी है, तो आप कोई भी 2 कॉन्सेप्ट इसके अलावा लिख लेना, ठीक है। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका
3 मार्कर क्वेश्चन ही है। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं कि आपको सबसे पहले ए क्वेश्चन है, ये भी ए या बी है, ठीक है, ये इसमें भी आपको चॉइस दी गई है। सो ए क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है, गिव एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में कोई भी 3 अंतर बताने हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट, जो कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं, लेकिन मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उससे भी ज़्यादा हाईली लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी 3 डिफरेंस बिटवीन ऐसे लिख सकते हो। फिर बी क्वेश्चन क्या है, बी क्वेश्चन आपका ये है कि आपको सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शंस के बारे में बताना है। प्रोटेक्टिव है ना, एक प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस में रेगुलेटरी फंक्शंस मत लिख के आ जाना, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई कि प्रोटेक्टिव फंक्शंस पूछे हो तो हमें वही लिखने हैं। तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस भी आप लिख सकते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है, मतलब प्रिवेंट करता है, ये मेक श्योर करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को वगैरह, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। आप कोई भी 3 लिख के आ जाना। तो सबसे पहले ए वाला अपन डिस्कस कर लेते हैं। ए वाला क्या है, पार्टिसिपेंट्स इसमें कौन कौन होते हैं। कैपिटल मार्केट में इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स या ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। मनी मार्केट में कौन कौन होते हैं, आरबीआई होता है, बैंक होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट के, कमर्शियल बिल, टी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जबकि कैपिटल मार्केट के प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी, डिबेंचर्स, ये सारे होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट के क्या है, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। और मनी मार्केट के कौन कौन से होते हैं, टी बिल्स, ट्रेड बिल्स, रिपोर्ट्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इज इट क्लियर। इन्वेस्टमेंट आउटले क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आउटले सिक्योरिटी डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर इज अ ह्यूज फाइनेंशियल आउटले, द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ सिक्योरिटी इज जनरली लो। मतलब कैपिटल मार्केट में आप 10 रुपए से भी अपनी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। ड्यूरेशन क्या रहती है, ड्यूरेशन आपको पता ही है कि 1 साल से ज़्यादा रहती है। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म रहते हैं और मनी मार्केट में कम रहती है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के रहते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी 3 पॉइंट्स लिख के आ जाना। और अगर आप चार्ट बना के लिख के लेके आते हैं, डिफरेंस बिटवीन का टेबल बना के लिख के आते हैं, तो जो चेकर होगा, जो चेक करेगा आपके आंसर शीट्स, वो और भी इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो सो यू कैन राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन। हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। अब बी पॉइंट क्या है, अब बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट ये है कि प्रोटेक्टिव फंक्शंस सभी के क्या होते हैं कि भाई प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, मैनिपुलेशंस, प्राइस रिगिंग एटसेट्रा, ठीक है। वही कि प्राइस रिगिंग ना हो, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स वगैरह ना हो, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, फेयर प्रैक्टिसेस वगैरह को प्रमोट करना, कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करना, ये आप कोई भी 3 फंक्शंस लिख के आ सकते हो। ये भी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही था, ठीक है। चलिए जी, अब ये फिर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आपका 3 नंबर का ही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये है आपका कि मुरलीधर पारेख स्टार्टेड टेक्सटाइल प्रिंटिंग बिजनेस इन गुजरात इन द ईयर 2022 by using practices like eco-friendly dyeing and printing processes in order to ensure environmental sustainability। मुरलीधर पारेख ने क्या शुरू किया, टेक्सटाइल प्रिंटिंग बिजनेस शुरू किया गुजरात में 2022 में, ऐसी प्रैक्टिसेस यूज करके, इको फ्रेंडली डाइंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेसेस का यूज करके, ठीक है, जिससे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन हो साथ साथ में, ठीक है। सून द बिजनेस स्टार्टेड फ्लरिशिंग, धीरे धीरे जो बिजनेस था वो ग्रो होने लगा, फ्लरिश होने लगा, ठीक है। फिर For the financial year 2024 से 25, मुरलीधर formulated the organization goal of increasing sales by 10% and framed strategies for their achievement। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए मुरलीधर ने क्या फॉर्मुलेट किया, ऑर्गेनाइजेशन गोल फॉर्मुलेट किया, जिससे वो 10% की अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहा है। उसके रिगार्डिंग उसने स्ट्रैटेजीज भी बनाई, जिससे ये जो गोल है ये अचीव हो जाए, ठीक है। फिर आगे क्या है जी, फिर आगे ये है Since his job was complex and stressful, अब क्योंकि उसकी जो जॉब थी बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही स्ट्रेसफुल थी, ठीक है, तो इसके लिए उसने सबऑर्डिनेट्स को अपॉइंट किया टू कैरी आउट द मेन टास्क ऑफ इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज मेड बाय हिम। तो इसके लिए उसने क्या किया, सबऑर्डिनेट्स को रखा, जिससे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसकी बनाई गई पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेंगे, इंटरप्रेटेट करेंगे, ठीक है, इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। आई बस समझ। Now, identify the level at which the necessary workforce was appointed for implementing and controlling the plans and strategies made by मुरलीधर पारेख। ये काफी घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्यों, बिकॉज लोग क्या समझेंगे, लोग इसका आंसर क्या करेंगे। अब मुरलीधर पारेख क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी स्ट्रैटेजीज बना रहा है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी स्ट्रैटेजीज बना रहा है, तो वो कौन से लेवल पे हुआ, वो टॉप लेवल पे हुआ। लेकिन इधर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इधर पूरी केस स्टडी को पढ़ना।
अक्सर सीबीएसई वाले यही करते हैं, घुमाते हैं जान के, है ना। अगर मैं स्टूडेंट होती तो शायद मैं भी कंफ्यूज हो जाती, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाने का, तो मेरे को पता है सीबीएसई वाले बात कहाँ घुमा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन इधर क्या बोला गया है, सिंस हिज जॉब वाज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। अब क्योंकि उसकी जॉब कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल थी, तो उसने क्या किया, तो उससे क्या किया, सबऑर्डिनेट्स को अपॉइंट किया, जिससे जो इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग का जो काम है, जो वो बना रहा है, वो चीजें इंप्लीमेंट, कंट्रोल एंड इंटरप्रेटेट हो जाए। अब शुरुआत की लाइंस में ना मुरलीधर पर ही फोकस किया हुआ है, मतलब आपको पूरी पूरी हिंट ये दी गई है कि टॉप लेवल है, टॉप लेवल है, लेकिन लास्ट की एक लाइन में ना उन्होंने बात को घुमा दिया, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से इस बार खेला आपके साथ, तो ध्यान से पढ़ना। अब ये पूछा गया है कि कौन से लेवल पे उस वर्कफोर्स को रखा हुआ है, ठीक है, उस वर्कफोर्स को रखा हुआ है जो उसकी बनाई गई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगा, कंट्रोल करेगा, फॉर्मुलेट करेगा, वो कौन सा लेवल है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, सीबीएसई वाले ने इधर बहुत घुमा के खेला आपके साथ, ठीक है। सो बी वेरी अलर्ट व्हाइल रीडिंग द केस स्टडी क्वेश्चंस। अब देखो, अब क्या पूछा हुआ है, what will they need to do to carry out his main task, state any 2 points। अब ये पूछा गया है कि उनको क्या करना है मेन टास्क को कैरी करने के लिए। अब क्या करना है, क्या मतलब कोई हथियार तो उठाने नहीं है, क्या पूछा है इधर आपसे, इधर आपसे फंक्शंस पूछे हैं, ठीक है, इधर आपसे फंक्शंस पूछे हैं। आई बात समझ, तो इस केस स्टडी को बहुत ध्यान से पढ़ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कि जिस नेसेसरी वर्कफोर्स को, जिसे वो अपॉइंट किया है इंप्लीमेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए स्ट्रैटेजीज को, जो स्ट्रैटेजीज बनाई है, वो जो लोग हैं वो मिडिल लेवल के हैं। क्यों, बिकॉज यहाँ पर उस वर्कफोर्स की बात की गई है जो उसकी बनाई गई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे, एंड यही काम होता है मिडिल लेवल का कि जो पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाई होती है उसको इंटरप्रेटेट करना, इंप्लीमेंट करना, ठीक है। यहाँ पर टॉप लेवल मत लिख देना, उन लोगों की बात की गई है जिन लोगों को रखा जा रहा है, ठीक है, उस इंसान की बात नहीं की जा रही जो रख रहा है। सो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना, और फिर आपको फंक्शंस बताने हैं। फंक्शंस आप कोई भी 2-3 बता देना, जैसे कि जो पॉलिसीज होती हैं टॉप मैनेजमेंट की, उनको ये इंटरप्रेट करते हैं, ये मेक श्योर करते हैं कि डिपार्टमेंट के पास नेसेसरी पर्सनल हो, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, मोटिवेट करते हैं कि डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। तो कोई भी आप 2 फंक्शंस लिख देना। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर भले ईजी है, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है। फॉर मी दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको ध्यान से पढ़ के, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे केस स्टडी आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, फंसना मत। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 पॉइंट्स पूछे हुए हैं, ए बी है, ठीक है, इसमें भी 2-2 पॉइंट्स पूछे हुए हैं। थोड़ा ज़्यादा इसमें लिखना ताकि वो आपका 4 मार्क्स, ठीक है, कंपनसेट हो जाए, 4 मार्क्स पूरा भर जाए। पता चल रहा है 600-800 वर्ड भी मत लिख देना, 50 वर्ड भी मत लिख देना, 4 मार्क्स के हिसाब से ही लिख के आना, ठीक है, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट इन दिस। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये है ए क्वेश्चन, ए पार्ट ये बोल रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फॉलोइंग फंक्शंस को आपको एक्सप्लेन करना है। ए पहला क्या है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज क्या होता है, वही आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह होती हैं। पैकेजिंग एंड लेबलिंग आपको पता ही है कि जो प्रोडक्ट को जो कवर अप किया जाता है, ठीक है, वो होता है पैकेजिंग। लेबलिंग जो होता है वो इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है, ठीक है। फिर बी क्या है जी, बी है आपको कोई भी 2 फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। पर्सनल सेलिंग या तो एक्सप्लेन कर लो। पर्सनल सेलिंग आपको पता है जो डोर टू डोर सेलिंग होती है, एडवर्टाइजिंग मतलब आपको पता है ये इम्पर्सनल सेलिंग होती है, ठीक है। तो चलिए एक बार अपन इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या होती है, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस हो गई, कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना हो गया, एडजस्टमेंट करना हो गया, क्रेडिट सर्विसेज हो गई, मेंटेनेंस सर्विसेज हो गई, टेक्निकल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करना, इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करना, दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। पैकेजिंग मतलब क्या होता है, पैकेजिंग मतलब होता है जो डिजाइन और जो डेवलपिंग होता है, जो प्रोडक्ट्स को जो पैक करना होता है वो होता है पैकेजिंग, ठीक है। लेबलिंग जो होता है वो इन्फॉर्मेटिव पार्ट होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव पार्ट होता है जो पैकेजिंग पे लगाया जाता है। इज इट क्लियर। अब बी वाला देख लेते हैं। बी वाला क्या है, पर्सनल सेलिंग के आपको फीचर्स बनाए। पर्सनल सेलिंग के पर्सनल फॉर्म होता है, ठीक है, फेस टू फेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनता है। डेवलपमेंट, इसमें रिलेशनशिप्स भी डेवलप होते हैं। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ये पेड फॉर्म में होता है, इम्पर्सनल होता है, हमें नहीं पता सामने वाला कौन देख रहा है, और स्पॉन्सर इसमें होता है, ठीक है। तो आप कोई भी 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। सिंपल, ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या पूछा गया, इसमें ये पूछा गया है कि
एक्सप्लेन व्हाई प्लानिंग इज कंसीडर्ड एज परवेसिव, यू हैव टू टेल द रीजन, है ना। आपको ऐसा सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा जिससे ये पता चले कि प्लानिंग परवेसिव क्यों है। परवेसिव बोले तो जिसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हो, ठीक है, जिसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हो, वो क्या होता है, वो होता है परवेसिव। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है फ्यूचरिस्टिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। फिर आपको या तो ये बताओ एक्सप्लेन द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लान्स, या तो आप ये बताओ स्ट्रैटेजी और प्रोसीजर, ये जो प्लान्स है इनके बारे में आप बताओ, ठीक है। तो चलिए ए वाले से शुरू करते हैं। ए वाला क्या है कि प्लानिंग परवेसिव है, प्लानिंग हर मैनेजमेंट के लेवल पे रिक्वायर होती है, यानी जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आपको ऐसी लिखनी है जिससे उसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाए और ये पता चल जाए कि हाँ परवेसिव के बारे में जो बच्चे ने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग हर मैनेजमेंट के लेवल पे रिक्वायर्ड होती है, हर डिपार्टमेंट पे रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। सिर्फ ये टॉप मैनेजमेंट का ही फंक्शन नहीं होता बल्कि हर मैनेजर का ये फंक्शन होता है, हर मैनेजर को ये करना होता है। फिर प्लानिंग क्या है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, यानी ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, इसमें फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। सोचते हम आज है लेकिन अगेन फ्यूचर के लिए सोचते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन हम किसके लिए सोचते हैं, फ्यूचर के लिए सोचते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। फिर चलिए जी अब नेक्स्ट देखते हैं, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी क्या है, ठीक है, बी में आपको स्ट्रैटेजी और प्रोसीजर के बारे में बताना था। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन के जो ब्रॉड कॉन्टोर्स होते हैं उनको फ्रेम करती है, उसके बारे में बताती है, ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी होती है वो कॉम्प्रिहेंसिव, वो ऐसा प्लान होता है जिसको जो ये बताती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, वो स्ट्रैटेजी ही बताता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिससे एक्टिविटीज को कैरी किया जाता है। ध्यान रखें ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है, प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज, दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म। वो ये बताते हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर वर्क किया जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो इधर तक ये काफी सिंपल ही था। चलिए जी इधर तक फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो आई होप आपने इधर तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन ही है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, द मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर ऑफ ट्रेंडी टेक्सटाइल्स हैज बीन असाइन्ड द टास्क ऑफ एनालिसिस द इन्फ्लुएंस ऑफ जनरेशन जी ऑन फैशन। अरे जेनजी है यार, ये तो जेनजी। अच्छा क्या बोला है, द मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर ऑफ ट्रेंडी टेक्सटाइल्स हैज बीन असाइन्ड द टास्क ऑफ एनालाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनजी ऑन फैशन ट्रेंड्स। मतलब जो मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर है इस कंपनी का, उसको रिसेंटली टास्क मिला गया है कि उसको ये देखना है कि जेनजी का क्या फैशन ट्रेंड चल रहा है, उनके मतलब क्या इन्फ्लुएंस है उसका, ठीक है। So on studying the forces that affect business, he observed that increased awareness among Gen Z with respect to environmental protection, preference of individuality over trends, rejection of traditional norms in clothing, greater use of social media have increased the demand for sustainable and innovative styles in clothing। जब उसने फोर्सेस को पढ़ा तो उसे ये जाना कि आजकल अवेयरनेस बढ़ गया है, इसकी वजह से मतलब जेनजीज में भी आजकल अवेयरनेस बढ़ गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मतलब किसमें उनके लिए अवेयरनेस बढ़ गया है कि एनवायरनमेंट हमारा प्रोटेक्ट भी होना चाहिए, हमारी इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। और वो ट्रेडिशनल नॉर्म्स को भी आजकल मतलब जो पुराने कुख्यात विचार थे उनको भी रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो सोशल मीडिया का जो बढ़ता यूज है इसकी वजह से उनका जो सस्टेनेबल और इनोवेटिव स्टाइल है क्लोथिंग में वो बढ़ गया है, ठीक है। एनवायरनमेंट को बचाना, अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हुए चलना, इसकी वजह से इन वजह से क्या बढ़ा है, इन वजह से जो इनोवेटिव स्टाइल है क्लोथिंग का वो बढ़ा है, ठीक है, उसे ये पता लगाया। फिर क्या हुआ, डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट्स, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बाय कंपनीज, और डू इट DIY जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन सब प्रोडक्ट्स का जो चलन है वो बढ़ गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, इस ऊपर वाले केस के कंटेक्स्ट में आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड अबव। अब इस केस में कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर हाईलाइट हो रहा है, आपको ये आंसर करना है। ये जो क्वेश्चन है ये बिजनेस एनवायरनमेंट का ही क्वेश्चन है, अब आपको ये पता लगाना है कि कौन सा फीचर हाईलाइट हो रहा है।
अभी हमने पढ़ा केस स्टडी, तो हमें क्या पता चला कि जब उससे स्टडी की तो उसको ये पता चला कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हुए के चक्कर में, ठीक है, इनकी वजह से जो इनोवेटिव स्टाइल है लोगों का, जेंजीज का, उनकी क्लोथिंग का, वो बढ़ गया है। तो एक चीज का प्रभाव हम दूसरी चीज पर देख पा रहे हैं। तो अब हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में काफी सारे फीचर्स पढ़े थे कि डायनामिक नेचर का है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, काफी सारे हमने फीचर्स पढ़े थे। इंटर रिलेटेडनेस नाम का भी हमने एक फीचर पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पता किया, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एक चीज का असर दूसरी चीज पर भी होता है। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे कि आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं, ठीक है, एलिमेंट्स डिसीजेस बढ़ रही हैं, तो इसकी वजह से लोग अब अपने हेल्थ के लिए जागरूक हो रहे हैं। तो आजकल जिम, योगा सेंटर्स की काफी कमाई बढ़ गई है, ठीक है। तो एक चीज का प्रभाव दूसरी चीज पर पड़ता है, तो वो होता है इंटर रिलेटेडनेस। तो ये इंटर रिलेटेडनेस वाला ही फीचर यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक है। बी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? बी क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट अपार्ट फ्रॉम द वन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए, ठीक है। आपको और भी बिजनेस एनवायरनमेंट के दो फीचर्स बताने हैं, जो आपने एक बताया है, एक इधर हाईलाइट करके निकाला है, उसके अलावा। तो एक तो हमें पता चल गया, आंसर है उसका इंटर रिलेटेडनेस, और बी आप कुछ भी लिख सकते हो कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, डायनामिक नेचर है, आप कुछ भी ऐसे करके लिख सकते हो। इज इट क्लियर गाइस? चलिए जी, इसका एक बार आंसर अपन मैच कर लेते हैं, देखते हैं। तो क्या बोला गया है? द फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड इज इंटररिलेटेडनेस, वही आया है, ठीक है, इंटररिलेटेडनेस है। डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड, मतलब एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर मैनी हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, फैट फ्री कुकिंग। मतलब आजकल लोग अपनी जान की परवाह कर रहे हैं, तो इसके लिए वो तली हुई चीजें नहीं खाएंगे, इसके लिए वो क्या करेंगे, डाइट कोक वगैरह पियेंगे, है ना। तो ये सब इन चीजों का आजकल चलन बढ़ गया है, ठीक है। आपको और भी दो फीचर्स बताने हैं, तो आप क्या बता सकते हो कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, और स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस में कौन कौन आते हैं? सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, ये सब आते हैं। जनरल फोर्सेस में स्लेप्ट आता है। स्लेप्ट मतलब क्या? सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर आगे क्या है? फिर आगे है रिलेटिविटी मतलब क्या? एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट अमेरिका में होगा, वैसा बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर क्या है? डायनामिक नेचर का है, यानी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट रैपिडली चेंजेस। अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी मतलब हमें नहीं पता क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, दिस इज वेरी अनसर्टेन। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट काफी कॉम्प्लेक्स है, उसको पढ़ना काफी कॉम्प्लेक्स है। क्यों? बिकॉज कभी कभार एक छोटा सा चेंज भी, एक माइनर चेंज भी ना मेजर चेंज लेके आ जाता है, ठीक है। तो काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर? बहुत ही प्यारा सा केस स्टडी था ये। चलिए जी, आई होप ये वाला केस स्टडी आपको समझ आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यही था ना यार? हाँ, ठीक है। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही है। क्या बोला गया है? अ गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस वे, मतलब कंट्रोलिंग के बारे में आपको बताना है। एक जो अच्छा कंट्रोल सिस्टम है वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तरीकों से मदद करता है। आपको कोई भी 4 पॉइंट्स बताने हैं, तो कोई भी आप 4 पॉइंट्स बता सकते हो कंट्रोलिंग के बारे में, कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अकम्प्लिश होते हैं, जो एक्यूरेसी की स्टैंडर्ड क्या है उसे हम वो जज कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे आप कोई भी 3-4 पॉइंट लिख सकते हो। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है अकम्प्लिशिंग organizational goals. The controlling function measures progress towards the organizational goal and brings to light the deviations. हमें ये पता चलता है कि क्या कमियां हैं, ठीक है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स कितने हमारे एक्यूरेट हैं, स्टैंडर्ड्स जो हम सेट कर रहे हैं वो सही भी हैं या नहीं, मतलब पता चल रहा है गलत है, ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो अभी मीट ही नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सब देखना पड़ता है। मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करवाना, ये देखना कि वेस्टेज कम हो, मिनिमम वेस्टेज हो। फिर क्या है? इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना। एक जो अच्छा कंट्रोल सिस्टम होता है वो चेक करता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और एम्प्लॉयज़ की जो गलतियां हैं वो भी उनको बताता है, एम्प्लॉयज़ का भी मोटिवेशन सुधरता है, ठीक है, क्लियर। फिर क्या? एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऐसे में जब चीज़ें कंट्रोल वे में चल रही होती हैं तो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन होता है ऑर्गेनाइजेशन में। कोऑर्डिनेशन भी, यानी कोऑपरेशन भी, कोऑर्डिनेशन भी काम में आता है, ठीक है। तो कोई भी आप कितने पॉइंट्स पूछे थे? कोई भी आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। चलिए जी,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एक बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए जी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, द फैक्ट्री मैनेजर ऑफ मानिक स्टील प्लांट मुसद्दी लाल, वाह क्या नाम है, वॉज इन डायलेमा ओवर वर्कर्स शिर्किंग वर्क। मतलब ये जो फैक्ट्री मैनेजर था, ये पता नहीं कौन से लाल जी ठीक है, वो बड़े डायलेमा में थे, वो बहुत कंफ्यूजन में थे वर्कर्स के रिगार्डिंग, बिकॉज वर्कर्स काम को शिर्क कर रहे थे। ठीक है, तो उनके लिए it was becoming difficult for him to identify the workers who sometimes faked illness to skip work and on various other times intentionally wasted time which led to underutilization of resources। उनके लिए मुश्किल हो रहा था ऐसे वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना, ऐसे वर्कर्स को पहचानना जो जान के बीमारी मतलब फेक इलनेस को फेक करते हैं, यानी बीमार नहीं होते फिर भी बीमार बनते हैं, रिसोर्सेज की वेस्टेज करते हैं जान के, जिससे हमारे जो रिसोर्सेज है, कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं वो भी वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो द जॉब ऑफ वर्कर्स वाज कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट। जो वर्कर्स का काम था वो एज यूजुअल कॉम्प्लेक्स ही था। ठीक है, तो उन्होंने ये जो प्रॉब्लम थी, डिस्कस द प्रॉब्लम विद वन ऑफ हिज रिटायर्ड फ्रेंड्स कांतीलाल, who suggested him to appoint 8 supervisor। ओहो वाह, ठीक है, he suggested to appoint 8 supervisor who would be specialists in their own fields and would be assigned work according to his or her qualities। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम किसके साथ डिस्कस की, उन्होंने ये प्रॉब्लम अपने एक रिटायर्ड फ्रेंड के साथ डिस्कस की जिसका नाम था कांतीलाल, जिन्होंने ये एडवाइस किया कि तुम्हें 8 सुपरवाइजर को रखना चाहिए जी। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस अबव। अब आपको ये बताना है कौन सी टेक्निक यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। आई होप आपको याद होगा, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था फंक्शनल फॉर्मैनशिप के बारे में। ठीक है, फंक्शनल फॉर्मैनशिप के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, उस फंक्शनल फॉर्मैनशिप में बेसिकली 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं, 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेसिकली 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट, पहला होता है सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब ये काम करते हैं एक्चुअली में, इसमें वर्कर्स वगैरह आते हैं, और दूसरा होता है प्लानिंग वाला, प्लानिंग इंचार्ज, प्लानिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 बॉस आते हैं, 4 लोग आते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 लोग आते हैं, 4 + 4 8, तो 8 स्पेशलिस्ट हो गए हमारे। ठीक है, 8 लोग हो गए। कितने सारे थे, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, है ना, ये सब डिसिप्लिनरियन, हाँ, ये सब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये सारे जो लोग हैं ये इसी में आते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फंक्शनल फॉर्मैनशिप। ये देखिए, फंक्शनल फॉर्मैनशिप इज द राइट आंसर। सो टेलर एडवोकेट्स separation of planning and executive functions. This concept is extended to the lowest level of the shop floor under the factory manager। ये फैक्ट्री सिस्टम में काम आता है प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अंडर प्लानिंग इंचार्ज 4 पर्सन आते हैं जिनका नाम होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, ठीक है, कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरियन वर्क। ठीक है, और किसमें, और प्रोडक्शन में नहीं, ये तो कहाँ थे यार, हाँ ये प्लानिंग में ही आते हैं और प्रोडक्शन में भी आते हैं। प्रोडक्शन में कौन कौन लोग आते हैं, स्पीड बॉस आता है, गैंग बॉस आता है, रिपेयर बॉस आता है और इंस्पेक्टर आता है, तो ये लोग आते हैं। आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, आपको जो कॉपी चेकर होगा वो पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ही था का, इन्होंने साफ साफ ये बहुत बड़ी हिंट दे ही दी थी ना 8 सुपरवाइजर, और ये भी बोल ही दिया था उन्होंने कि टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो ऑब्वियस हो रहा है कि ये फंक्शनल फॉर्मैनशिप वाला ही आंसर है। बस इसका कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चले जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपी मोटर्स इज अ रेप्यूटेड ऑटोमोबाइल कंपनी नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई परफॉर्मेंस 4 व्हीलर्स। ठीक है, पीपी क्या नाम है, ये पीपी मोटर्स एक क्या है, रेप्यूटेड ऑटोमोबाइल कंपनी है जो क्या बनाती है, हाई परफॉर्मेंस 4 व्हीलर्स बनाती है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस 4 व्हीलर तो ऐसे हो गया ना, ये 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर ऐसे हो गया। ठीक है, तो जो कंपनी है वो प्लान करती है कि उनको नए 8 न्यू इंजीनियर रखने पड़ेंगे। अखिलेश बनर्जी, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, हैज एलिमिनेटेड अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो अखिलेश बनर्जी जो HR था उससे क्या किया, जो अनफिट जॉब सीकर्स थे, ठीक है, उन्होंने उसको पहले ही हटा दिया। अनफिट जॉब सीकर्स को जब हम हटा देते हैं, अनफिट जो एप्लीकेशंस होती हैं हम क्या करते हैं, वो कब हटाते हैं, वो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में करते हैं, याद है या नहीं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग फिर क्या हुआ, हाँ, कंडक्टेड वेरियस टेस्ट, फिर बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए, इंटरव्यू हुए और इन्फॉर्मेशन वेरीफाई की एप्लीकेंट्स की।
है ना। अब आपको इतना तो समझ आ गया कि यहाँ पर सिलेक्शन की बात चल रही है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेनिंग द रिमेनिंग स्टेप्स। अब आपको ये बताने हैं कि जो बाकी के जो स्टेप्स बच रहे हैं, पहले सबसे पहले उसने क्या किया, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के जरिए उसने बेकार लोगों को हटा दिया, फिर इंटरव्यू हुआ, टेस्ट वगैरह हुआ, ठीक है। इसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं ना, आपको वो बताने हैं। तो साफ साफ हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात चल रही है, ठीक है। तो क्या बोला है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रिमेनिंग स्टेप्स। आपको आइडेंटिफाई करना है और बाकी के स्टेप्स आपको बताने हैं जो मिस्टर बैनर्जी करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट लोग मिल जाए बहुत सारे लोगों में से, ठीक है। तो प्रोसेस हमारी सिलेक्शन प्रोसेस है ये। चलिए अब बाकी के स्टेप्स देख लेते हैं। तो आंसर क्या है, ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस है, बाकी के स्टेप्स क्या है, आप सिलेक्शन डिसीजन लेंगे, ठीक है। इंटरव्यू टेस्ट हो गया, इंटरव्यू भी हो गया है ना, हाँ ठीक है, हाँ टेस्ट भी हो गया, और क्या हो गया यार, इंटरव्यू भी हो गया। अब इसके आगे के स्टेप्स बताने, तो उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन होता है, ये सोचते हैं कि हाँ भाई करना है नहीं करना। फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, अगर वो मेडिकल एग्जामिनेशन में भी पास हो जाता है, ठीक है, अगर वो फिजिकली फिट वगैरह होता है, फिर उसको जॉब ऑफर की जाती है, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यही तक प्रोसीजर होती है, फिर खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए जी, ये वो फॉर्म के बारे में है। चलिए तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, सिंपल क्वेश्चन ही था ये, ठीक है, इतना ट्रिकी नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 6 मार्कर का क्वेश्चन है, ये 6 मार्कर का क्वेश्चन है। 6 मार्कर का क्वेश्चन इधर, हाँ 6 मार्कर के क्वेश्चन की शुरुआत इधर से हो गई है, सत्य प्रकाश से शुरुआत हो गई है 6 मार्कर के क्वेश्चन की। तो सत्य प्रकाश हैज बीन सक्सेसफुली रनिंग अ ड्राई फ्रूट होलसेल बिजनेस इन राजस्थान फॉर द पास्ट 5 years। तो सत्य प्रकाश क्या कर रहा है, सत्य प्रकाश सक्सेसफुली ड्राई फ्रूट का बिजनेस चला रहा है, होलसेल का ड्राई फ्रूट होलसेल का बिजनेस चला रहा है राजस्थान में पिछले 5 सालों से, ठीक है। ही मेक्स सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। वो क्या करता है, सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट करता है करंट एसेट्स में, जिससे जो डे टू डे के जो काम है ऑपरेशन है बिजनेस के, वो अच्छे से चले। कंपनी ने रिसेंटली अपना ड्राई फ्रूट बेचा है 50 लाख का टू वन ऑफ इट्स कॉर्पोरेट कस्टमर। उसका एक कॉर्पोरेट कस्टमर था, उसको आपने क्या किया, 50 लाख में बेचा। देशमुख प्योर ग्रेन्स और स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी पे उसने बेचा, ठीक है। सत्य प्रकाश देन इमीडिएटली प्लेस्ड एन एडिशनल ऑर्डर फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक। तो सत्य प्रकाश ने फिर क्या किया, तुरंत एक एडिशनल ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, स्टॉक को रिप्लेनिश करने के लिए। However, he received the dry fruits from his supplier after a large time lag। लेकिन उसको जो ड्राई फ्रूट का जो ऑर्डर था काफी वक्त बाद मिला, ठीक है। अब आपको स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस अब इस कॉन्सेप्ट में, इस केस स्टडी में कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, वो आपको आंसर करना है। प्लस जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के, वो भी आपको बताने हैं। क्या है, कुछ समझ आ रहा है, डे टू डे ऑपरेशंस, कुछ समझ आ रहा है, नहीं समझ आया, समझ आया देखा है ना उम्मीद, ठीक है, कुछ समझ आ रहा है। क्या होगा इसका आंसर, सोचो स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, और ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस पे मार्क नहीं किया ना, हाँ तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, इसका आंसर होगा डे टू डे ऑपरेशंस। वर्किंग कैपिटल ही रिलेट करता है बेटा डे टू डे ऑपरेशंस के साथ, इसलिए हमारा इसका सही आंसर होगा वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अब जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन के जो फैक्टर्स है फिर आपको वो भी बताने हैं, ठीक है। तो क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस्ड हियर इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन वो डिसीजंस होते हैं जो लेवल्स ऑफ कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल के साथ डील करते हैं। ये वो डिसीजंस होते हैं जो डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस से रिलेट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको इधर ही सर्कल लगा दिया था, ठीक है। फिर आगे आप क्या है, आगे आपको ये बताना है कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वर्किंग कैपिटल को, ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर। तो क्या क्या है जी, सबसे पहला है क्रेडिट अलाउड, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत सारे फैक्टर्स पड़े थे, है ना। तो जो अफेक्ट कर रहा है हमें वो आंसर कर देना है। ये भी सीधा क्वेश्चन ही है, बच्चे बस कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, बच्चे ये देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर है तो भाई खतरनाक है, हमसे नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है उसको अंडरलाइन करो, सर्कल करो, आंसर वहीं से निकल के आएगा। चैप्टर से नहीं डरना, ठीक है, आपको आता है सब, बस कॉन्फिडेंस लेके जाओ, ठीक है, सिंपल। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर पंकज कुमार इज वर्किंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन अलंकार
फैब्रिक्स लिमिटेड हेडिंग अ टीम ऑफ 15 पीपल इन हिज डिपार्टमेंट। मिस्टर पंकज कुमार जो HR मैनेजर की पोजीशन पे काम करते हैं अलंकार फैब्रिक लिमिटेड में, जिसमें वो 15 लोगों को हेड करते हैं, 15 लोगों की टीम को हेड करते हैं, ठीक है। He has played a key role in the success of his organization by maintaining good interpersonal relations with his subordinates and influencing their behavior। ओ जी, आंसर इधर छुप के बैठा हुआ है, देखो देखो। तो क्या है, उसने बहुत की रोल प्ले किया है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, और मतलब उसने बहुत अच्छे रिलेशंस भी मेंटेन किए हैं, प्लस उसने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी किया है, ठीक है, प्रभावित भी किया है। अब आगे क्या दिया गया है, द सबऑर्डिनेट्स विलिंगली कॉपरेट विद हिम एंड हिज वर्किंग स्टाइल। ओहो वाह, इधर भी कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। तो जो सबऑर्डिनेट्स है वो उसके साथ कॉपरेशन भी करते हैं, उसको कॉपरेट भी करते हैं, और इसके वर्किंग स्टाइल को भी कॉपरेट करते हैं, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस इन द अबव केस। अब इस केस में जो स्टाइल निकल के आ रहा है ना, जो चीज निकल के आ रही है, जो एलिमेंट निकल के आ रहा है, यू हैव टू पॉइंट आउट दैट, ठीक है। तो इधर मैंने क्या अंडरलाइन करवाया, इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, वर्किंग स्टाइल है, क्या हो सकता है इसका आंसर, हमारा नेता कैसा हो मजाक कर रही हूँ, लीडरशिप विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्या इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है लीडरशिप। अब लीडरशिप के कोई भी क्या बोला गया है, फिर जो आपने एलिमेंट आइडेंटिफाई किया है, इसके आपको फीचर्स लिख देने हैं, ठीक है। इसके आपको फिर कोई भी 4 फीचर्स लिख देने हैं। तो हमारा सही आंसर है लीडरशिप। लीडरशिप में क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जिसमें जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, प्रभावित किया जाता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो ईजिली, वो विलिंगली मीट हो जाए, ठीक है। उसके फीचर्स आपको बताने हैं। फीचर्स आप कोई भी 4 बता सकते हो, जैसे कि लीडरशिप बिहेवियर में चेंज लेके आने की कोशिश करता है, ये एक अच्छा फीचर है, वैसे तो सब तो अच्छे ही है। लीडरशिप कंटिन्यूस प्रोसेस है, लीडरशिप को कॉमन गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अचीव करवाता है, लीडरशिप इंडिकेट करता है इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स, ठीक है। लीडरशिप क्या रखता है, एक एबिलिटी रखता है, एक ताकत रखता है, जिससे आप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी आप 4 फीचर्स लिख देना। अगर फीचर्स ना भी याद आ रहे हो ना यार, लीडरशिप की डेफिनेशन से ही ना आप कोई भी 3-4 फीचर्स मन से भी बना के लिख सकते हो, टू द पॉइंट ही बना के लिख सकते हो, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। आराम से निकल जाएंगे, आराम से बन जाएंगे उसकी फीचर्स। इज इट क्लियर? चलिए जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है 33 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी बड़ा केस स्टडी है। चलिए जी, इसको भी पढ़ते हैं, देखते हैं। तो क्या है जी, मालिनी एंड शालिनी रिसेंटली कंप्लीटेड देयर वेब डिजाइनिंग कोर्स फ्रॉम ए रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन मुंबई। मालिनी और शालिनी दोनों ने रिसेंटली अपना वेब डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट किया है एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, मुंबई की यूनिवर्सिटी से, ठीक है। Malini opened her own website development company, Rapid Software Private Limited, in order to ensure a smooth flow of communication and a better control over the operations of her business. She divided the entire work of company into 4 departments: web designing, accounting, research and development, and customer service. ठीक है, तो मालिनी ने क्या किया, मालिनी ने अपनी कंपनी खोली जिसका नाम था रैपिड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, और उसने क्या किया, इस पूरी कंपनी को 4 डिपार्टमेंट्स में, 4 सेक्शंस में बांटा, जिसका नाम था वेब डिजाइनिंग, अकाउंटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड कस्टमर सर्विस। फिर ऑल डिपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू अ कोऑर्डिनेटिंग हेड। हर एक डिपार्टमेंट को अपने कोऑर्डिनेटिंग हेड को रिपोर्ट करना होता है, बताना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या है, द कंपनी बिकेम सक्सेसफुल इन द मार्केट एज ऑल ऑपरेशंस वेर कैरिड आउट विद अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो कंपनी थी वो इसलिए सक्सेसफुल हो पाई बिकॉज ऑपरेशंस थे वो हाई डिग्री, मतलब उसमें जो लोग काम कर रहे थे उनके पास बहुत एक्सपर्टीज थी, बहुत स्पेशलाइजेशन थी, ठीक है, इसलिए कंपनी आज सक्सेसफुली काम कर रही थी। फिर क्या हुआ, फिर शालिनी joined a big group named Babylon.com Inc, which offered a variety of services like Babylon Web Services, Babylon Prime, Babylon Retail, ठीक है। शालिनी ने क्या किया, शालिनी ने एक बहुत बड़े नामी ग्रामी बहुत बिग ग्रुप की कंपनी को ज्वाइन किया, Babylon.com Inc, ठीक है, जिसमें जो वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, जैसे कि Babylon Web Services, Babylon Prime, Babylon Retail, ठीक है। फिर क्या हुआ, she was appointed as a head of Babylon Web Services division and was made responsible for the profit or loss or
प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ सर्विस डिवीजन, ठीक है, उसको क्या बना दिया गया, उसको हेड बना दिया गया बेबीलोन वेब सर्विसेज का, ठीक है, बेबीलोन वेब सर्विसेज का उसको हेड बना दिया गया, ठीक है, और वो अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट नुकसान के लिए जिम्मेदार थी, ठीक है। फिर she was happy to take the responsibility as a division would function as an autonomous unit, thus enabling her to make faster decisions. वो खुश थी अपनी इस जिम्मेदारी से, अपनी इस पोजीशन से, बिकॉज वो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रही है, ठीक है, वो जिस सेक्शन में काम कर रही है वो ऑटोनोमस यूनिट है, वो इंडिपेंडेंट यूनिट है, ठीक है, वो क्या है, ऑटोनोमस यूनिट है। इंपॉर्टेंट देखो यार, ऑटोनोमस यूनिट है जिससे वो अपने डिपार्टमेंट के डिसीजंस बहुत जल्दी बहुत आसानी से ले सकती है, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ, क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच मालिनी एंड शालिनी वेर आर पार्ट ऑफ। अब आपको वो फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई करना है जिसमें मालिनी और शालिनी काम कर रही हैं, ठीक है। आया, कुछ समझ आ रहा है? इधर में जो और हिंट निकल के आ रही है उसको मैं वो कर देती हूँ, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। बताओ क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, और ये क्या इंडिपेंडेंट यूनिट है इसका। बेबीलोन कंपनी में काफी अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ठीक है, अलग अलग यूनिट्स हैं, वो अपने यूनिट की हेड है, इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमस यूनिट है। कुछ समझ आ रहा है? आ रहा है ना? देखो दो स्ट्रक्चर से बेसिकली, फंक्शनल और डिविजनल, है ना। अब देखो मालिनी क्या कर रही है, मालिनी स्पेशलाइजेशन पे फोकस कर रही है, शी इज बेस्ड ऑन फंक्शंस। और ये क्या नाम है इस लड़की का, शालिनी। शालिनी इंडिपेंडेंट यूनिट को हेड कर रही है, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स हैं, तो वो क्या है, वो डिविजनल, ठीक है। आई बस समझ। तो क्या बोला गया है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि गिवन 4 डिफरेंसेस बिटवीन द फ्रेमवर्क्स आइडेंटिफाइड अबव। अब जो इनके फ्रेमवर्क के बीच के अंतर है आपको वो बताने हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शंस पे बेस्ड होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन होती है, मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल काम के बेस्ड पर स्पेशलाइजेशन होती है, डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट के रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन होती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक डिपार्टमेंट को फिक्स करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप इसके कोई भी 3-4 डिफरेंस बिटवीन आराम से लिख सकते हो, ठीक है। 3-4 मत लिखना, 6 नंबर का क्वेश्चन है। कितना है यार, 6 नंबर का क्वेश्चन है ना यार, इधर आ भाई, 6 नंबर, हाँ 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आप इसमें कम से कम 5 पॉइंट तो लिख के ही आना, राइट, 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स लिख के ही आना इसमें, ठीक है। 5 डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट्स आप लिख के ही आना। फिर मैनेजर डेवलपमेंट में क्या लिखोगे, डिफिकल्ट एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। इस पे जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर डेवलपमेंट होता है, वो डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हर फंक्शनल मैनेजर को अपने टॉप मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, आसान होता है, बिकॉज मल्टीपल फंक्शंस, ईजियर ऑटोनॉमी एज वेल एज द चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस हेल्प्स इन मैनेजर डेवलपमेंट। जिससे क्या होता है, मल्टीपल फंक्शंस करने की वजह से मैनेजर डेवलपमेंट आ जाता है, ठीक है। कॉस्ट क्या है, यहाँ पर फंक्शंस डुप्लीकेट नहीं होते हैं, यहाँ पर रिसोर्सेज जरूर डुप्लीकेट हो जाते हैं, ठीक है। ये कॉस्टली होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर कॉस्टली होता है, लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर इतना कॉस्टली नहीं होता, ठीक है। फिर क्या था, हाँ, कोऑर्डिनेशन क्या है, डिफिकल्ट फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। जिस कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उस पर फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल नहीं पड़ेगा। जिस कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर ही हमेशा सूटेबल पड़ता है। अगर कोई एक प्रोडक्ट पे बेस्ड कंपनी है तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर के साथ जा सकती है, लेकिन अगर कोई बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ जाती है, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो डिविजनल स्ट्रक्चर के साथ जाएगी। जैसे कि आईटीसी होटल्स में भी है, आईटीसी की आपको स्टेशनरी आइटम्स, कॉपीज वगैरह भी, आप रजिस्टर्स भी देखेंगे तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करती है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए जी, चलिए, तो ये हमारा केस स्टडी बेस्ड वाला क्वेश्चन था, 6 नंबर का था। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कम से कम डिफरेंस बिटवीन 5 पॉइंट तो लिख के ही आना, और इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके टोटल 6 नंबर यहाँ पर बन जाएंगे। सिंपल, अगर आपको और ज़्यादा पॉइंट्स आते तो और ज़्यादा लिख के आ जाओ यार, बहुत अच्छी बात है फिर तो, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन ही है हमारे इस सैंपल पेपर का। टोटल 34 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इस सैंपल पेपर में। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद जो सैंपल पेपर है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा पता ही ना, एंड ही होगा यार, 34 क्वेश्चन के बाद कुछ नहीं है, छुट्टी। अब देखो क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन ये है कि स्टेट एनी 6 रिलीफ्स अवेलेबल टू अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन
वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है, आपको ये बोलना है कि कोई भी 6 रिलीफ्स बताओ जो कंज्यूमर को मिलती हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर में, ठीक है, ये बोला गया है। या बी क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि स्टेट द राइट्स अवेलेबल अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। या तो आप राइट्स के बारे में बताइए, ठीक है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर होती है। इस सैंपल पेपर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से कोई भी केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं आया है, वैसे आ जाता है। अब ये मत सोचना कि अगर सैंपल पेपर में स्ट्रेट क्वेश्चन आया हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर से तो हमारे मेन एग्जामिनेशन में भी स्ट्रेट क्वेश्चन ही आएगा। नहीं, ये गलतफहमी मत पालना बच्चों। हो सकता है आपकी मेन एग्जामिनेशन में केस स्टडी क्वेश्चन बना के पूछ ले, है ना, वी डोंट नो एनीथिंग। तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, आपको आना सब चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है आपका और फिर केस स्टडीज़ भी सारे केस स्टडीज़ भी आपसे आराम से बन जाएंगे। अभी जितने भी हमने प्रैक्टिस किए, पूरा सैंपल पेपर सॉल्व किया, आपको कुछ भी टफ लगा क्या? आराम से जो भी कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा था उसको मैं बढ़िया तरीके से सर्कल कर रही थी, डिस्कस कर रहे थे, सब समझ आ रहा था। तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस अपने कॉन्सेप्ट पे पकड़ रखो, अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करो, अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, सब आपके लिए है। नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे आपके लिए बाकायदा निर्भय बैच का भी सेशन चल रहा है, निर्भय बैच की भी क्लासेस चल रही है, सब कुछ है, ठीक है। YT पे भी बहुत कंटेंट है, ठीक है, सो यू नीड नॉट वरी गाइस। चलिए जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ, क्या बोला गया है? तो या तो आपको कोई भी 6 रिलीव्स बताओ जो कंज्यूमर को मिलती हो, या तो आप राइट्स बताइए। तो ए वाला अपन पहले देख लेते हैं। बहुत सारे होते हैं जिसके आप जो सामान में अगर कुछ खराबी आ जाती है आप उसको रिमूव करवा सकते हो, आप रिप्लेस करवा सकते हो, आप कंपनसेशन ले सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे रिलीव्स होते हैं। यू कैन राइट एनी, अगर 6 बोली गई है और आपको बहुत ज़्यादा आती है तो कम से कम 7-8 लिख के आ जाना, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी रिलीव्स होती हैं। 7-8 लिख के आ जाना, क्या ही जा रहा है ना। अगर आपको आती है तो भैया पूरी आती है तो पूरी लिख के होगा, टाइम बचा हुआ है आपके पास। चलिए, जो क्या बोला गया है, जैसे कि जो सर्विस में, जो गुड्स में जो कमी है, डिफेक्ट है, उसको हटाओ, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिप्लेस करो, ठीक है। जो आपने प्रोडक्ट के लिए प्राइस पे किया है उसको रिफंड करो या कंपनसेशन पे करो, या कोई अगर हजार्डस गुड है तो उसको मत बेचो, उसको सेल के लिए मत बेचो, उसको इनफैक्ट बनाओ ही मत, है ना। करेक्ट एडवर्टाइजमेंट करो, ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मत करो। तो आप कुछ भी 6 रिलीफ लिख सकते हो। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? फिर बी वाला क्या है? फिर बी वाला है, यानी ये है राइट्स आपके, इंपॉर्टेंट है ये राइट्स, ठीक है, इधर लिख देती हूँ, ये आपके राइट्स है, ठीक है। तो राइट्स काफ़ी सारे थे। राइट टू सेफ्टी होता है, राइट टू इन्फॉर्म्ड होता है। राइट टू सेफ्टी में क्या होता है, कंज्यूमर का पूरा पूरा हक होता है कि वो उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले जो प्रोडक्ट्स उसकी जान के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए, उसकी लाइफ के लिए हानिकारक हो सकते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब क्या होता है, कंज्यूमर का पूरा पूरा अधिकार बनता है कि जो प्रोडक्ट्स की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है उस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में वो पूरी जानकारी ले, ठीक है। फिर होता है राइट टू चूज, यानी इस पे जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो सप्लायर है, जो भी व्यक्ति है, वो कस्टमर पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, आप यही लेके जाइए, वो थोप नहीं सकता, ठीक है। जो कस्टमर के मन में है वो अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है, तो उस पर थोपा नहीं जाएगा। फिर क्या है जी? फिर है राइट टू बी हर्ड, यानी अगर कस्टमर के साथ कुछ भी अगर गलत होता है, ठीक है, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है ना। राइट टू सीक रिडर्सल, अगर जो उसने कंप्लेन की है, अगर उसकी कंप्लेन जेन्युइन है तो उस कंप्लेन के लिए उसको उसका न्याय, उसका जस्टिस, ठीक है, उसका जो रिड्रेसल है, ठीक है, सोल्यूशन है, वो मिलना चाहिए। फिर क्या है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कंज्यूमर को जागरूक होना चाहिए, नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए। जागो ग्राहक जागो इसका कैंपेन का पार्ट है, ठीक है, इसी का पार्ट है जो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर अपने किताब में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो क्या इसका पार्ट है, वो भी कंज्यूमर एजुकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा CBSE का सैम्पल पेपर इस साल का समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दर्शाएं। हम फिर और मिलेंगे किसी नई सीरीज़ के साथ। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, गॉड लव यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।